अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बच्चों, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस। यानी हमारे पास कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो रिएक्शंस हैं, अगर हम देखें सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जहां जहां इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है, हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। और हम इसको डिस्कस इस अंदाज में करेंगे कि ये किस तरह से एक्ट करता है, नेचर क्या है इसकी, किस किस तरह बिहेव कर सकता है, कौन से रिएक्टेंट के साथ किस तरह बिहेव करेगा और क्या आउटकम मिलेगा। हम इन तमाम बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम एक एक करके उनके कैटेगरीज को डिस्क्राइब करते रहेंगे, जैसे एसिड्स के साथ किस तरह बिहेव करता है, इसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड्स की तरह किस तरह रिएक्ट करता है, सॉल्ट्स के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, अगर एक्टिव मेटल्स हो तो फिर किस तरह रिएक्ट करता है। तो ये तमाम चीजें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैटेगराइज करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जिस बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रॉपर्टीज के हवाले से, वो ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या। ठीक है, हम अगर सबसे पहले ये समझ लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, किस तरह बिहेव करता है, कर सकता है, तो हमारे लिए रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, अगर हम बेस को डिस्क्राइब करें, ये बड़ी अहम बात होगी कि हम थोड़ा सा बेस को इलेबोरेट कर लें। बेस को इलेबोरेट कर लें, बेस क्या है। ठीक है ना, बेस किन्हें कहा जाएगा, तो बेस के हवाले से बच्चों चंद बातें हमारे लिए बड़ी अहम होंगी। बेस क्या है, हम कहते हैं OH आयन डोनर। ठीक है ना, इसी तरह बेस क्या है, ऑक्साइड आयन डोनर। ऑक्साइड आयन का मतलब O-2, ऑक्साइड आयन डोनर। ठीक है, इसी तरह बेस क्या है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर हम बेस को डिस्क्राइब करें आर्हीनियस के अंदाज में, आर्हीनियस के अंदाज में, तो हम कहेंगे बेस क्या है, H+ आयन एक्सेप्टर। सॉरी, ब्रॉन्स्टेड के अंदाज में, और आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड के अंदाज में अगर एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे कि ये क्या है, H+ आयन एक्सेप्टर है। यानी ऐसी तमाम चीजें जो OH आयन डोनर है ये बेस है, जो O-2 दे सकते हैं वो भी बेस है। ऑक्साइड आयन डोनर भी क्या है, बेस है। इलेक्ट्रॉन डोनर्स बेस है, और H+ आयन एक्सेप्टर ये भी क्या है, हमारे पास बेस है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मुराद होगी, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मुराद होगी। अब स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये होगा कि वो फुली आयोनाइज्ड होंगे। मतलब अगर मानो मैंने 100 मॉलिक्यूल डाले पानी में, 100 के 100 आयोनाइज हो गए, इनका सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास, मतलब इस तरह कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन मोर देन 90% होगा, बैकवर्ड रिएक्शन बहुत स्लाइटली होगा, तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये होगा कि ये जल्दी से H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस से मुराद ये भी निकाली जाएगी कि ये तेजी से H+ आयन ले लेगा। ऐसे H+ आयन जो सोल्यूशन में मौजूद है उन्हें भी एक्सेप्ट कर लेगा, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो H+ आयन आसानी से दे नहीं पाते, जिन्हें वीक एसिड्स कहा जाता है। वीक एसिड्स का मतलब यही होता है कि वो आसानी से H+ आयन नहीं दे पाते। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या करता है, वो जो आसानी से H+ आयन नहीं दे रहे उनका H+ आयन भी ले लेता है।
इस बात को जरा थोड़ी देर के लिए जहन में रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि वो ज्यादा OH आयन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा ऑक्साइड आयन देगा और जल्दी से H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा। ये हमारे पास बेसिक आइडिया बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस का। तो एक तो फीचर ये हो गया। अच्छा, दूसरा फीचर क्या है कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, आयोनिक कंपाउंड है। अच्छा, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि चार्ज सब्सटेंसेस है, कैटाइन एनाइन रखते हैं अपने अंदर। अब अगर एक सब्सटेंस जो आयोनिक नेचर रखता है, तो अगर इसके सामने कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो ना तो एसिड हो ना एम्फोटेरिक हो, बल्कि वो एक आयोनिक सॉल्ट हो, वो एक आयोनिक सॉल्ट हो, यानी एक ऐसा कंपाउंड जो एसिड बिहेव नहीं कर सकता, एक ऐसा कंपाउंड जो एम्फोटेरिक नेचर नहीं रखता, एक वो सिंपल आयोनिक सॉल्ट है, तो फिर ऐसे में तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा। ये बात बड़ी अहम है, ये बात बड़ी अहम है, ठीक है। तो अगर सामने वाला कंपाउंड एसिड है या सामने वाला कंपाउंड एम्फोटेरिक नेचर रखता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बन जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला कंपाउंड ये दोनों नेचर नहीं रखता बल्कि एक सिंपल सॉल्ट है, तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड की तरह, एक आयोनिक सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, यानी मानो हाइड्रोक्साइड्स बनाने की तरफ चला जाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाने की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इस बेसिक आइडिया को जहन में रखते हुए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। चलो अब एक एक करके इसको इलैबोरेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड से, बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस ये आसानी H+ आयन ले सकता है, और एक कंपाउंड जितने H+ आयन देने की सलाहियत रखता है ये आसानी से उनको कैप्चर कर सकता है, ये आसानी से उनको कैप्चर कर सकता है। तो एक सामने वाला कंपाउंड एसिड है, तो बेस और एसिड के दरमियान रिएक्शन क्या है ना, आप जानते होंगे एसिड को बेस पसंद है ना, हम जानते हैं एसिड, दो चीजें हैं भैया जिनको बेस पसंद है ना। तो ऐसी चीजें अब तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर दो चीजों के बारे में ये हतमी तौर पे कहा गया है कि उन्हें बेस पसंद है ना। एक तो उनमें से एसिड है, एक तो उनमें से एसिड है ना, तो आप कहेंगे एसिड को बेस पसंद है। दूसरी चीज तो आप माशाल्लाह जानते होंगे कि और किसको बेस पसंद है, तो अब मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, तो सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक होगा कि और किसे बेस पसंद है, तो जानते होंगे आप माशाल्लाह। अब देखिए, अब देखिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो यकीनन सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अच्छा, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, तो देखो ये एसिड कंपाउंड है, एसिड के H को निकालो और इसमें बेस का कैटाइन ऐड कर दो, बेस का कैटाइन ऐड कर दो, ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया सॉल्ट। सेम यहां पे भी दो H है, दोनों H निकाल दो, बन गया सॉल्ट, साथ में वाटर, बैलेंस कर लें इक्वेशन। अगेन ये एसिड है, H निकाल दीजिए, H निकाल दिया, Na लगा दिया, NaNO3 बन गया, ठीक है, साथ में बन गया। अब ये आ गया हमारे पास अमोनियम। बच्चों देखिए, ये जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, ये जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स बाय नेचर एसिडिक सॉल्ट होते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स बाय नेचर एसिडिक होते हैं, और इनमें अमोनिया गैस छुपी होती है, इनमें अमोनिया गैस छुपी होती है। अमोनियम सॉल्ट बाय नेचर एसिडिक है, इनमें अमोनिया गैस छुपी है। इस अमोनिया गैस को कौन निकाल सकता है, इस अमोनिया गैस को कौन निकाल सकता है, बेस,
अमोनियम सॉल्ट में अमोनिया छुपी होती है जिसे बेस लिबरेट करता है, जिसे बेस लिबरेट करता है। अच्छा, अब बनेगा क्या? बनेगा क्या? हमने कहा एसिडिक सॉल्ट है तो एक जाने तो सॉल्ट बनना चाहिए, बन गया सॉल्ट। ठीक है। अब ये जो अमोनियम सॉल्ट है, इस अमोनियम सॉल्ट में हमने क्या कहा? अमोनिया छुपी हुई है, तो देखो अमोनिया निकल गई इसमें से। साथ में क्या बना? पानी। साथ में क्या बना? पानी। ध्यान में रखें कि अमोनियम सॉल्ट्स में अमोनिया छुपी होती है, बेस ऐड करने पे वो अमोनिया निकल जाता है, बेस ऐड करने पे वो अमोनिया निकल जाता है। अच्छा, अब इसी तरह आए आपके पास ये कंपाउंड है एसिडिक एसिड। अब बज़ाहिर एसिडिक एसिड में 4 हाइड्रोजन हैं, लेकिन 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कार्बन से मुंसलिक हैं, ये नॉन एसिडिक है, नॉन एसिडिक है ये। जबकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, ये एसिडिक है। तो अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा? अब इसको, इस फिनोमेना को समझो जरा। तो ध्यान में रखो, ऐसा हाइड्रोजन जो कि बॉन्डेड है सल्फर से, ऑक्सीजन से और हैलोजन से, सॉक्स, सॉक्स। ठीक है ना? ऐसा हाइड्रोजन जो सल्फर या ऑक्सीजन या हैलोजन से मुंसलिक है, ऐसा हाइड्रोजन बच्चों क्या होगा? एसिडिक होगा। ऐसा हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक होगा। यानी अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारे पास एक कंपाउंड आता है H2S, एसिडिक है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं हमारे पास कंपाउंड है हाइड्रोजन हेलाइड, एसिडिक है। अच्छा, ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स, ठीक है ना? हाइड्रोजन मुंसलिक है ऑक्सीजन से, और वो ऑक्सीजन किसी थर्ड एलिमेंट से मुंसलिक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑक्सी एसिड होगा। ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक होगा। ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक होगा। तो हमारे पास, अगर हम यहाँ डिस्कस करें, अगर हम यहाँ डिस्कस करें एसिडिक एसिड के अंदर, तो क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन मुंसलिक है कार्बन से, लिहाजा नॉन एसिडिक है। देखिए ये वाला मुंसलिक है किससे? ऑक्सीजन से। इसका क्या मतलब हुआ? ये एसिडिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये एसिडिक होगा। अब अगर एसिडिक होगा तो हम कहेंगे ये वाले H को निकाल के सोडियम लगाना है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज हमारे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। साथ में पानी बन जाएगा, साथ में पानी बन जाएगा। अब इस फिनोमेना को ध्यान में रखना है कि कौन सा हाइड्रोजन हमारे पास एसिडिक हो सकता है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं हो सकता। ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है बोरिक एसिड। अब हम कह रहे हैं यार ये बोरिक एसिड, अच्छा वीक एसिड है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड हमारे पास मोनोप्रोटिक वीक एसिड है, वीक एसिड है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि भाई देखिए बोरिक एसिड का सॉल्ट बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? तो अभी तक हमने क्या किया? जितने सॉल्ट बनाए, जितने सॉल्ट बनाए उनमें हमने क्या किया? H निकाला और उसकी जगह Na लगा दिया। तो हमने ये सोचा कि भाई बोरिक एसिड के अंदर भी ये होना चाहिए, बोरिक एसिड के अंदर भी ये फॉर्मूला बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दरअसल बच्चों बोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है ना, तो रिएक्ट करने से पहले बोरिक एसिड अपने आप को एक मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बोरिक एसिड रिएक्शन करने से पहले अपने आप को एक मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अच्छा, बोरिक एसिड की मोर स्टेबल फॉर्म क्या है? बोरिक एसिड की मोर स्टेबल फॉर्म क्या है? तो देखिए आपने बोरिक एसिड के टॉपिक के दौरान, आपने बोरिक एसिड के टॉपिक के दौरान चैप्टर 4 में पी ब्लॉक एलिमेंट में आपने बोरिक एसिड के टॉपिक के दौरान पढ़ा होगा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड। तो इसमें आपने क्या किया था, मैं अगर थोड़ा रिकॉल करवा दूं आपको, कि आपने पढ़ा बोरिक एसिड, आपने इसे हीट किया, बना मेटाबोरिक एसिड,
और आपने इसे फर्दर हीट किया तो बना पायरोबोरिक एसिड, दैट्स H2B4O7। फर्दर हीट करेंगे इसे तो वो कन्वर्ट हो गया था B2O3 के अंदर। लेकिन बच्चों ये जो स्टेट है ना बोरिक एसिड की, ये दरअसल स्टेबल फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड है। हमारे पास जो बोरिक एसिड है ना, उसकी जो स्टेबल फॉर्म है वो हमारे पास ये है। ये बोरिक एसिड की स्टेबल फॉर्म है। जब बोरिक एसिड बेस से रिएक्ट करने के लिए जाता है तो मानो बोरिक एसिड अपने आप को बनाता है H2B4O7। पहले वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है, और जब वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने जाता है। यही वजह है, यही वजह है कि जब आपने बोरिक एसिड के रिएक्शन बेस के साथ पढ़े तो आपने उसका फॉर्मूला Na3BO3 नहीं लिखा, आपने उसका फॉर्मूला Na3BO3 नहीं लिखा, आपने उसका फॉर्मूला क्या लिखा? आपने इसका फॉर्मूला लिखा Na2B4O7 प्लस H2। Na2B4O7 प्लस H2, ये फॉर्मूला लिखा। इसलिए को आपने नाम दिया सोडियम टेट्राबोरेट, है ना, सोडियम टेट्राबोरेट, एनहाइड्रस बोरेक्स भी कह सकते हैं, एनहाइड्रस बोरेक्स भी कह सकते हैं। अगर इसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दें, इसमें अगर 10 पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दें तो कहलाएगा बोरेक्स, और अगर वो पानी के मॉलिक्यूल निकाल दें तो कहलाएगा एनहाइड्रस बोरेक्स, है ना, एनहाइड्रस बोरेक्स। अब जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा तो जरा नोट कीजिए, ये फॉर्मूला बोरिक एसिड से नहीं आया है, ये आया है हमारे पास पायरोबोरिक एसिड से। क्यों? क्योंकि जब बोरिक एसिड ने रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने से पहले उसने अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो रिएक्ट करने गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब वो जो रिएक्शन हुआ वो बिल्कुल वही था, जितने एच थे निकाल दिए, उसकी जगह Ba लगा, उसकी जगह Na लगा दिया, उसकी जगह Na लगा दिया। बच्चे बात समझ में आई? बच्चों बात समझ में आई? अच्छा जी देखें, अब हमारे पास है रिएक्शन कार्बोनिक एसिड के साथ। अच्छा, कार्बोनिक एसिड का मतलब समझो, इस कार्बोनिक एसिड को आप ये भी कह सकते हैं मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसी अंदाज में बोल देते हैं वो लोग भी, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। मीनिंग क्या होता है इसका भाई? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होता है तो नतीजतन हमारे पास मिलता क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड मिलता है। अब कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, है ना, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। अब इसकी लॉजिक सुनो जो मैं तुम्हें बता रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस फीचर, स्ट्रॉन्ग बेस फीचर। देखिए, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? वीक एसिड का मतलब होता है कि ये आसानी से H नहीं देगा, है ना, आसानी से H नहीं देगा। और अगर इसके पास देने के लिए मोर देन 1 H मौजूद हो, अगर इसके पास देने के लिए मोर देन 1 H मौजूद हो तो पहला तो दे देगा, दूसरा देना इसके लिए मुश्किल होगा, दूसरा देना इसके लिए मुश्किल होगा। मानो अगर मैं कह रहा हूं H2CO3 तो इसका HCO3 माइनस बनना आसान है, जबकि दूसरा H देके CO3-2 बनना मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। ये जो वीक एसिड्स होते हैं ना बच्चों, इसकी लॉजिक सुनो। हमारे पास है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये H प्लस आइन देगा और HCO3- देगा। एसिड का के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। इसे कह रहा हूं Ka1। Ka1 का मतलब पहला H जो दे रहा है वो Ka1 है। अच्छा, अब इसके बाद अभी भी देने के लिए H मौजूद है तो HCO3-, हमने कहा भाई एक और H देगा।
और अल्टीमेटली बन जाएगा CO3-2। अब ये कहलाएगा Ka2। बच्चों ये जो वीक एसिड्स होते हैं ना, वीक एसिड में Ka1 स्मॉल होता है, यानी इनका जो पहला H देना है वही कमजोर होता है, वही मुश्किल होता है, वही देर से देते हैं। और Ka2 एक्सट्रीमली स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है, यानी दूसरा H देना तो इनके लिए बहुत मुश्किल काम है, दूसरा H देना तो इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एसिड होते हैं, एसिड का टूटना, H+ आयन देना, इसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। ठीक है, जैसे आपने अपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा हुआ Kc, है ना, आपने Kck भी पढ़ा होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही आपने Ksp पढ़ा होगा, सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ksp। इसी तरह एसिड के लिए ये टर्म एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इस्तेमाल की जाती है, Ka कह लीजिए आप उसे। वीक एसिड्स का Ka स्मॉल, Ka2 एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब समझो मैं कहना क्या चाहता हूं इस बात से, और ये बात एज अ समरी याद कर लो, क्या वीक एसिड्स का पहला H देना मुश्किल, वीक एसिड्स का पहला H देना मुश्किल होता है, दूसरा H देना उससे ज्यादा मुश्किल होता है, लिहाजा दूसरा H निकालना पड़ता है, और निकाल कौन सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब समझो इस बात का मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इसके पास 2 H मौजूद हैं देने के लिए, लेकिन आसानी से एक दे सकता है, एक दे सकता है, लेकिन क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ताकतवर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या करेगा? कार्बोनिक एसिड बोलेगा भाई देखो मेरे पास एक H देने की सलाहियत है, मैं एक H रखता 2 हूं, लेकिन दे सिर्फ एक सकता हूं। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो क्या कहेगा? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके दोनों H निकालेगा, बोला भाई जो तुम दे रहे हो वो तो मैं आसानी से खुशी खुशी ले लूंगा, और जो तुम नहीं दे पा रहे, मैं क्योंकि ताकतवर हूं तो तुम्हारा H निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हूं बेस जो H+ आयन लेता है, जो दे दे खुशी खुशी उससे भी, और जो खुशी खुशी ना दे तो उससे जबरदस्ती निकाल सकता हूं। क्यों? ताकतवर हूं। तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस वाटर। अल्टीमेट रिजल्ट क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस वाटर। यानी अब बैलेंस नहीं कर रहा, मैं बैलेंस में कर दे रहा हूं मैं यहां पे, यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं एम्फोटेरिक कंपाउंड से रिएक्ट करवाऊं, एम्फोटेरिक कंपाउंड ऑक्साइड से रिएक्ट करवाऊं, तो सबसे पहले तो भाई समझो कि पता कैसे चलेगा तुम्हें कि ये कौन सा ऑक्साइड है और नेचर क्या है। तो पहले ऑक्साइड समझो। ऑक्साइड्स क्या है भैया? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्साइड के दो कैटेगरी करते हैं हम ब्रॉडली, एक मेटल के ऑक्साइड और एक नॉन मेटल के ऑक्साइड। स्ट्रेट कह लो, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक होगा। अच्छा जी,
हम यहाँ तो स्ट्रेट कह देंगे कि भाई देखिए हमारे पास अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं तो वो तो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। लेकिन अगर मेटल है तो अब इसको जरा कैटेगराइज करेंगे हम। मेटल कौन सा, एस ब्लॉक का या पी और डी ब्लॉक का, पी और डी ब्लॉक का। अगर एस ब्लॉक का ऑक्साइड है ना बच्चों, अगर एस ब्लॉक मेटल का ऑक्साइड है तो ये है बेस। लेकिन अगर पी या डी ब्लॉक का है तो ये बच्चों एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है। ध्यान में रहेगी ये बात, ध्यान में रहेगी ये बात। देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या है हमारे पास, नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, एसिडिक है, एसिडिक है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, बेसिक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, अगर मैं कह रहा हूं जिंक का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, अगर मैं कह रहा हूं लेड का ऑक्साइड, ये क्या होंगे, ये एम्फोटेरिक होंगे, ये एम्फोटेरिक होंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ये कैटेगरी जरा जहन में रखो कि अगर एस ब्लॉक का है तो बेसिक है, पी ब्लॉक का या डी ब्लॉक का तो एम्फोटेरिक है, और अगर हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं तो फिर ये क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक मेटल का ऑक्साइड है। पी ब्लॉक मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक होने का मतलब ये है कि एम्फोटेरिक की अपनी कोई नेचर तो होती नहीं है, एम्फोटेरिक कंपाउंड की अपनी कोई नेचर तो होती नहीं है। जब ये बेस के इन्वायरमेंट में आते हैं, जब ये बेस के इन्वायरमेंट में आते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, ये बेस के इन्वायरमेंट में आके क्या हो जाते हैं, ये एसिड हो जाते हैं, है ना। बेस के इन्वायरमेंट में जाके क्या बिहेव करते हैं, ये एसिड बन जाते हैं। सामने अगर बेस है, सामने अगर बेस है तो एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे, हमने कहा एम्फोटेरिक है ना, हमका एम्फोटेरिक है। लेकिन सामने अगर बेस है तो अब ये एम्फोटेरिक नहीं होगा, अब ये एसिड हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब ये एसिड हो जाएगा। अब अगर ये एसिड हो जाएगा, अब अगर ये एसिड हो जाएगा तो बच्चों एल्यूमिनियम के कंपाउंड, एल्यूमिनियम के कंपाउंड, अब ये याद कर लो स्टेटमेंट के तौर पे भी याद कर लो, एल्यूमिनियम के कंपाउंड बेस से मिलके जो सॉल्ट बनाते हैं, एल्यूमिनियम के कंपाउंड बेस से मिलके जो सॉल्ट बनाते हैं वो एलोमिनेट होते हैं, मेटल एलोमिनेट होते हैं। मेटल एलोमिनेट, यहाँ सोडियम है तो सोडियम एलोमिनेट होगा, सोडियम एलोमिनेट होगा, और ये इसका फॉर्मूला NaAlO2, इसे कहते हैं मेटल एलोमिनेट, मेटल एलोमिनेट, सोडियम एलोमिनेट कहते हैं आप इसे। सही है, साथ में बनेगा पानी, साथ में बनेगा पानी। असल चीज तो तुम्हें याद रखनी ना, वो क्या, एल्यूमिनियम के कंपाउंड बेस से मिलके जो सॉल्ट बनाते हैं वो क्या होता है, वो क्या होता है, दैट्स मेटल एलोमिनेट, मेटल एल्यूमिनेट। सोडियम है तो सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम है तो सोडियम एल्यूमिनेट। अच्छा अब देखो यहाँ जिंक के साथ रिएक्शन, जिंक के साथ रिएक्शन। अच्छा ये बड़ा यूनिक फीचर है, ये बड़ा यूनिक फीचर है। जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। लेकिन बच्चों जिंक डी ब्लॉक मेटल भी है, जिंक डी ब्लॉक मेटल भी है। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको जरा जहन में रखिएगा। जिंक डी ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक मेटल की ये सलाहियत होती है कि वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। डी ब्लॉक के रिएक्शंस करवाऊंगा उस वक्त मैं आपको ये बात बताऊंगा क्यों बना सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इसका बेसिक आइडिया ध्यान में रखो, जिंक के या डी ब्लॉक के कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं क्योंकि क्योंकि
इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, जिस वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जिंक ये कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? जिंक बनाता है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है।